वॉइस और बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। वॉइस और बोर्ड के हवाले से कंफर्म कीजिए शाबाश। जल्दी से क्लास को ज्वाइन किया करें, बहुत टाइम हो चुका है। क्लियर है ना सभी को, मेरी वॉइस आ रही है ना? वालेकुम अस्सलाम अरीबा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ईहाम गोई के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? आज हम ईहाम गोई के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ईहाम का क्या मतलब है, क्या मुराद है, ठीक है? कोई बता सकता है इसके क्या माने हैं? ईहाम के क्या माने हैं? शाबाश। वहम में डालना, वेरी गुड। वहम में डालना, शाबाश। तो आप लोग लिख लीजिए, साथ साथ हम पढ़ेंगे भी। तो ईहाम जो है अरबी जुबान का लफ्ज है। किस जुबान का लफ्ज है? ईहाम अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसके माने क्या है? वहम में डालना, वहम में डालना। शाबाश, क्लियर हुआ? ईहाम जो है अरबी जुबान का लफ्ज है, जिसके क्या माने हैं? जिसके माने हैं वहम में डालना, ठीक। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे ईहाम के बारे में, हम जानेंगे इसका क्या मतलब है। तो ईहाम गोई का मतलब क्या है? ईहाम गोई का क्या मतलब है? तो अगर हम देखेंगे ईहाम गोई का मतलब क्या है कि शायर जो है अपने कलाम में ऐसे जू माने अल्फाज, ऐसे जू माने लफ्ज इस्तेमाल करे जिससे सुनने वाला थोड़ी देर के लिए क्या हो जाए? वो वहम में पड़ जाए। जो सुनने वाला होता है वो किस में पड़ जाता है? वो वहम में पड़ जाता है कि आखिर इस सही माने, इसके सही माने क्या है। जो सुनने वाला होता है वो वहम में पड़ जाता है कि आखिर जो है इसके सही माने क्या है। इसको दो मतलब है, एक करीब और एक बईद। वेरी गुड, वेरी गुड है ना? हाँ। तो जब हम बात करते हैं जुमाने के, तो जब सुनने वाला जो होता है वो थोड़ी देर के लिए वहम में पड़ जाता है और आखिर जो है वो सोचता है कि इसके सही माने क्या है, ठीक है। और आमतौर से ऐसे लफ्ज के दो माने होते हैं, जो कि अभी हिना ने बताया। आमतौर पर ऐसे लफ्ज के कितने माने होते हैं? तो दो माने होते हैं। जब दो माने होंगे किसी अल्फाज के, किसी लफ्ज के, तो जाहिर सी बात है जो सुनने वाला होगा वो तो वहम में पड़ ही जाएगा। वो सोचेगा ये वाला माने है इसका या दूसरा वाला माने है इसका। समझ में आया? तो जब हम बात करते हैं, आमतौर से ऐसे लफ्ज के दो माने होते हैं। शाबाश। जो दो माने होते हैं, एक माने जो है करीब का होता है, एक माने क्या होता है? करीब का होता है, नजदीक का होता है, जो आसानी से मालूम हो जाता है, जो सुनने वाले को आसानी से समझ आता है, मालूम हो जाता है, लेकिन वो शायर की मुराद नहीं होता। और दूसरा माने बईद, जो थोड़े तामुल के बाद मालूम होता है। दूसरा जो माने होता है वो क्या होता है? बईद होता है। एक माने करीब का होता है और दूसरा जो है बईद होता है। समझ में आया? जो थोड़ी देर बाद जो है मालूम होता है, और यही माने बईद शायर के मुराद होता है। तो यहाँ इसके दो माने होते हैं। जो पहला माने होता है वो करीब का होता है, वो जो है शायर की मुराद नहीं होता है। जो दूसरा माने होता है यानी कि बईद का जो माना होता है, ये बईद वाला जो माना होता है शायर की मुराद यही होता है। क्लियर हुआ? तो जाहिर सी बात है जो सुनने वाला होगा वो तो वहम में पड़ ही जाएगा। क्लियर हुआ? लिख लिया सभी ने? शायर का कहने का कुछ और ही मकसद होता है, लेकिन जो सुनने वाला होता है वो कुछ और ही इसको समझ लेता है। जबकि शायर का कोई और माने होता है इसका, जबकि बईद माने होता है इसका। तो जो सुनने वाला होता है वो करीब माने से इसको जोड़ता है। वो आखिर जो है, अब जब हम देखेंगे वो वहम में पड़ता है, तो कुछ टाइम बाद जो है वो सोचता है आखिर इसके क्या माने हैं। वहम में पड़ जाना, तो इसी को हम बोलेंगे ईहाम। ईहाम गोही से यही मुराद है। समझ में आया? ईहाम आप इतना याद रखिए, ईहाम जो है वहम में पड़ना। ईहाम का क्या मतलब है? वहम। हाँ, इसके बाद आप देखेंगे, आगे लिख लीजिए। उर्दू में इल्हाम गोई का रिवाज सबसे ज्यादा, उर्दू में इल्हाम गोई का रिवाज सबसे ज्यादा मोहम्मद शाही अहद, इम्पोर्टेंट है।
آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا ایہام گوئی کا کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے اس کا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ ایسی ایسی چیزیں آپ کو پوچھی جائے گی، جیسے کہ میں نے بتایا اردو میں ایہام گوئی کا رواج سب سے زیادہ محمد شاہی عہد، ایسے کوشچن پوچھے جاتے ہیں، محمد شاہی عہد میں ہوا تھا، لکھ لیجیے، اردو میں ایہام گوئی کا رواج سب سے زیادہ محمد شاہی عہد میں ہوا تھا، جو کہ 18ویں صدی میں، اس صدی میں 18ویں صدی میں، 18ویں صدی میں، اردو میں ایہام گوئی کا رواج سب سے زیادہ محمد شاہی عہد 18ویں صدی میں ہوا تھا۔ اردو میں ایہام جو ہے ہندی شاعری کے اثر سے آیا ہے، کس سے؟ اردو میں جو ایہام ہے ہندی شاعری کے اثر سے آیا ہے، کس سے؟ ہندی شاعری کے اثر سے، ہندی شاعری کے اثر سے آیا ہے۔ اردو میں ایہام گوئی، اردو میں ایہام ہندی شاعری کے اثر سے آیا ہے، ہندی شاعری کے اثر سے، ہندی شاعری کے اثر سے آیا ہے، کلیئر ہوا؟ ہاں بچے 1719 سے لے کر 1740 یعنی کہ 18ویں صدی، چیز کو آپ یاد رکھیں گے، اردو میں یہاں ہندی شاعری کے اثر سے آیا ہے، اور اس کے بعد آپ لکھیں گی خواجہ میر درد نے ایہام کو لفظ دوئی قرار دیا ہے، کیا قرار دیا ہے؟ لفظ دوئی قرار دیا ہے، خواجہ میر درد نے ایہام کو لفظ دوئی قرار دیا ہے۔ تو آزاد کا خیال کیا ہے ایہام گوئی کے بارے میں؟ تو محمد حسین آزاد کا خیال ہے کہ اردو جو ہے، اردو میں ایہام کو ہندی دوہوں کی اساس پر فروغ حاصل ہوا، یہ کس کا کہنا ہے؟ بہت ہی اہم، اس کو آپ ہائلائٹ کر کے رکھیں گے، ایسی چیزیں آپ یاد رکھیں گے۔ جو محمد حسین آزاد ہے ان کا کیا خیال ہے؟ تو ان کا خیال ہے اردو میں ایہام کو ہندی دوہوں، ہندی دوہوں، آزاد کا خیال ہے کہ اردو میں ایہام کو ہندی دوہوں کی اساس پر فروغ حاصل، یہ کس کا خیال ہے؟ تو محمد حسین آزاد کا خیال ہے کہ اردو میں ایہام کو ہندی دوہوں کی اساس پر فروغ حاصل ہوا۔ اس کے بعد اب لکھیں گی ایسا ہی مولوی عبدالحق کا خیال ہے، ایسا ہی مولوی عبدالحق کا خیال ہے، مولوی عبدالحق کا خیال ہے کہ اردو جو ہے ایہام پر زیادہ تر، اردو ایہام پر زیادہ تر ہندی شاعری کا اثر ہوا، اردو ایہام پر زیادہ تر ہندی شاعری کا اثر ہوا، اور ہندی میں یہ چیز سنسکرت سے پہنچی ہے، جبکہ میں نے ابھی ابھی بولا ہے آپ سبھی کو، اردو میں جو ایہام گوئی ہے، ایہام جو ہے ہندی شاعری کے اثر سے آیا ہے، تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے، یہاں پر جو ہے اردو ایہام پر زیادہ تر ہندی شاعری جو ہے کا اثر یہاں پر ہوا ہے، اور ہندی میں یہ چیز کہاں سے پہنچی ہے؟ سنسکرت سے پہنچی ہے، ہندی میں کہاں سے پہنچی ہے؟ سنسکرت سے پہنچی ہے، اور جب ہم بات کرتے ہیں اردو ایہام پر سب سے زیادہ زور جو ہے، سب سے زیادہ تر ہندی شاعری کا اثر ہوا ہے، اور ہندی میں کس کا اثر رہا ہے؟ تو سنسکرت کا اثر رہا ہے، یعنی کہ سنسکرت سے یہ آیا ہے، کلیئر ہوا؟ لکھ لیا سبھی نے؟ مولوی عبدالحق کا خیال ہے کہ اردو ایہام پر زیادہ تر ہندی شاعری کا اثر ہوا، کس پر؟ اردو ایہام پر زیادہ تر ہندی شاعری کا اثر ہوا، اور جب ہم ہندی کی بات کرتے ہیں، ہندی میں یہ چیز سنسکرت سے پہنچی ہے۔ اس کے بعد لکھ لیجیے ایہام کی تحریک کا، ایہام کی تحریک کا نقطۂ آغاز، ایہام کی تحریک کا نقطۂ آغاز ولی کو قرار دیا جاتا ہے، کس کو؟ ولی کو قرار دیا جاتا ہے، ولی دکنی، ایہام کی تحریک کا نقطۂ آغاز یعنی شروعات جو ہے، آغاز جو ہے کس کو قرار دیا گیا ہے؟ ولی کو قرار دیا گیا ہے۔
और इसके बाद लिख लीजिए ईहाम गोई के नामवर शुरा में, ईहाम गोई में नामवर शुरा में आरजू, आबरू, शाकिर नाजी, यकरंग और मजमून का शुमार होता है। ये सारे के सारे जो नाम मैंने यहाँ पर बोले हैं ये ईहाम गोशवारा है, और इनके जो पूरे नाम आप याद रखेंगे। कल नहीं, कोई बात नहीं, ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए आपको नहीं रखूंगी। अगर आज ही हमारा क्लियर हुआ तो फिर आज मैं आपको पढ़ाऊंगी ये इनके बारे में, अगर नहीं तो फिर मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन रखूंगी। अब इन सभी के नाम आप मुझे पूरे जो है कल बताएंगे, ठीक है। आरजू का पूरा नाम क्या है, अबरू का पूरा नाम क्या है, शाकिर नाजी, अकरंग, मजमून, ये सारे के सारे नाम जो है बहुत ही अहम है। ईहाम गोई के जो शुरा है, जो नामवर शुरा है, उनमें से आरजू है, आबिरू है, शाकिर नाजी है, यकरंग है, मजमून है, इनको शुमार किया जाता है। एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा ईहाम गोई के हवाले से वो कौन से शायर जो अहम है इसके हवाले से, और वो कौन से शायर है जो इसके हवाले से क्या है, शाबाश, इससे जुड़े नहीं है। आपको पता होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हुआ? बाज लोगों का कॉल है, बाज लोगों का कॉल है कि ईहाम गोई के रहनुमा शाह मुबारक आबरू है। जो बाज लोग हैं उनका क्या ख्याल है, उनका क्या कॉल है, उन्होंने क्या बताया है, उन्होंने बताया है कि ये ईहाम गोई के रहनुमा कौन है, आबरू है। याद रखेंगे आप। क्लियर हुआ? बाज लोगों का कॉल है कि ईहाम गोई के रहनुमा कौन है, शाह मुबारक आबरू है। तो आबरू का पूरा नाम क्या है, शाह मुबारक आबरू इनका पूरा नाम है। क्लियर हुआ? यहाँ तक बताइए मुझे। यहाँ तक बताइए मुझे, क्लियर हुआ? इसके बाद लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, तहरीक ईहाम के खिलाफ, तहरीक ईहाम के खिलाफ रद्द अमल का इजहार किस किसने किया था, बताइए मुझे। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इसके हवाले से किन किन शायरों का नाम अहम है, ठीक है। जो ईहाम गोई के हवाले से बहुत ही अहम है, जो नामवर शुरा है ईहाम गोई के, आपको ये भी पता होना चाहिए, और आपको ये भी पता होना चाहिए इसके खिलाफ जो है रद्द अमल का इजहार किन किन शायरों ने किया था, वो भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन होता है। मजहर जाने जाना, वेरी गुड, ये तो अहम है। इनामुल्लाह खान, वेरी गुड। हातिम है, यकीन है, सौदा है। लेकिन इनमें अगर सबसे ज्यादा देखेंगे अहम कौन है, वो है यकीन और मजहर जाने जाना। ये दोनों बहुत अहम है, एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए, सभी की सभी आपको पता होनी चाहिए। वैसे आपको ये भी पता होने चाहिए इसके जो मशहूर शायर है, जो नामवर शुरा है ईहाम गोई के, ठीक है, जो वाबस्ता थे इससे, और ये भी आप याद रखेंगे इसके खिलाफ जो है कौन कौन थे। तो मजहर जाने जाना तो बहुत ही अहम है इसके हवाले से, जो कि इसके खिलाफ थे, और यकीन थे, इनामुल्लाह खान थे, जहरुद्दीन हातिम थे, और मिर्जा मोहम्मद रफी सोदानी इसका क्या किया है, इसके खिलाफ थे, वो ईहाम गोई के खिलाफ थे। तहरीक ईहाम के खिलाफ रद्द अमल का इजहार मजहर जाने जाना इनामुल्लाह खान, यकीन, जहरुद्दीन हातिम और मिर्जा मोहम्मद रफी सोदा ने किया था। क्लियर हुआ? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, यही चीजें आपको याद रखनी है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले ईहाम गोई के खिलाफ, सबसे पहले ईहाम गोई के खिलाफ किसने आवाज बुलंद की थी? वेरी गुड। तो सबसे पहले जो ईहाम गोई के खिलाफ जो है किसने आवाज बुलंद की थी, मजहर जाने जाना, यानी कि जो मिर्जा मजहर जाने जाना थे,
انہوں نے ہی سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ہی سب سے پہلے آواز بلند کی تھی ایہام گوئی کے خلاف. کلیئر ہوا؟ ایہام گوئی کے خلاف سب سے پہلے آواز بلند کی تھی مرزا مظہر جانے جانان نے. تو اس کے بعد لکھ لیجئے. شاباش. اس کے بعد لکھ لیجئے انگلستان میں. وائس کلیئر ہے نا؟ وائس کے حوالے سے کنفرمیشن دیجئے. وائس کلیئر ہے نا؟ چلیے اس کے بعد لکھ لیجئے انگلستان میں ملکہ الزبتھ انگلستان میں ملکہ الزبتھ کے دربار میں ایہام کا بہت زور تھا. بہت ہی اہم پوائنٹ ہے. انگلستان میں ملکہ جو ہے الزبتھ کے دربار میں ایہام کا بہت زور تھا. اور اس کے بعد شیکسپیئر کے ڈراموں میں ایہام کثرت سے استعمال ہوتا ہے. ایہام مانے اس کو ہم انگریزی میں کیا بولتے ہیں شاباش؟ جب آپ انگلش میں اس کو پڑھتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اپنے گرامر میں پڑھا ہوگا اس کو. ایہام. ابھی میں نے بولا جس کے دو معنی ہوتے ہیں. شاباش. انگلش میں اس کی ایک ٹرم آتی ہے وہ آپ کو پتا. پن. ویری گڈ. پن. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. آپ جو سلیبس اکثر ہوتا ہے نا اردو جو ٹیچنگ آف اردو ٹیچنگ آف انگلش کا سیم ہی ہوتا ہے. لیکن کچھ جو بچے اردو کے ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے اردو میں اس کو کیا بولتے ہیں. یا انگریزی والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ اردو میں کیا بولتے ہیں. یا جو اردو والے ہوتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ انگریزی میں سے کیا بولتے ہیں. جبکہ پتا تو ان کو ہوتا ہے. لیکن جب ہم ایہام گوئی کی بات کرتے ہیں تو ایہام کا کیا مطلب ہے؟ ایہام جو ہے جو کہ ہم انگریزی میں پڑھتے ہیں فن. جس کے دو معنی ہوتے ہیں. ویری گڈ. شاباش شریبا. تو اس کے بعد لکھ لیجئے نیکسٹ پوائنٹ لکھ لیجئے مغرب میں جو ہے مرزا مظہر جانے جانا. مغرب میں مرزا مظہر جانے جانا کی طرح ڈاکٹر جانسن نے. کس نے؟ ڈاکٹر جانسن نے ایہام گوئی کے خلاف مہم چلائی تھی. ایہام گوئی کے خلاف مہم چلائی تھی. کس نے؟ مغرب میں مظہر جانے جانا کی طرح. مغرب کی بات ہو رہی ہے. جانے جانا کی طرح لیکن کس کی طرح؟ مظہر جانے جانا کی طرف. لیکن مغرب میں ڈاکٹر جانسن نے ایہام گوئی کے خلاف ایک مہم چلائی تھی. اس کے بعد لکھ لیجئے فرانس میں لوئی چہاردم کے عہد میں ایہام کا رواج ہوا تھا. فرانس میں لوئی چہاردم کے عہد میں ایہام کا رواج ہوا تھا. کس میں؟ فرانس میں. اور اس کے بعد لکھ لیجئے ولی کے تلامذہ میں سے شیخ نثار عمر رضی اور اشرف اور ان کے مانوی تلامذہ میں سے سراج داؤد اور عزلت وغیرہ نے دکن میں ایہام کو اپنا شعار بنایا تھا. میں پھر سے ایک بار ریپیٹ کرتی ہوں. ولی کی تلامذہ میں شیخ نثار عمر رضی اور اشرف
اور इनके मानवी तलामिज़ा में से सिराज, दाऊद और इज़्ज़त वगैरह ने दक्कन में ईहम को अपना जो है अपना शायर बनाया था। लिख लिया सभी ने? शाबाश। इसमें जो अहम पॉइंट है ना, वो आपको दो चीजें यहाँ पर ज्यादा याद रखनी है। इससे किन शायरों का ताल्लुक था जो कि इस तरह से जाने जाते हैं, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया वो कौन थे, आरजू थे, हातिम थे वगैरह, जो मैंने अभी बताए थे आपको। ये भी आपको याद रखना है। इसके खिलाफ जो है रद्द अमल जो है, इसके खिलाफ, इस इल्हाम गोई के खिलाफ जो है कौन कौन थे, ये भी आपको बताना चाहिए। जैसे कि यकीन है, जैसे कि हम बात करते हैं मिर्जा मजहर जाने जाना है, सौदा है, ये सभी के सभी नाम आप याद रखेंगे, यही से क्वेश्चन पूछा जाता है। लिख लिया सभी ने? उनके मानवी तलामिजा में, यहाँ तक पहुंचे आप? उनके मानवी तलामिजा में से सिराज, सिराज के बाद दाऊद, दाऊद और अजलत वगैरह वगैरह, इन्होंने दक्कन में ईहाम को अपना शायर बनाया था। इन्होंने दक्कन में ईहाम को अपना शायर बनाया था। तो इसके बाद हम देखेंगे एक एक करके ईहाम गोई के हवाले से जो भी शुअरा जो इसके मुतल्लिक थे। ठीक है, ईहाम से मुतल्लिक जो शुअरा है उनको हम एक एक करके देखेंगे। जैसे कि खान आरजू है, सबसे पहले आप लिखेंगे खान आरजू है। और खान आरजू का मुझे सभी कल इसका पूरा नाम यहाँ बताएंगे, आबरू का पूरा नाम बताएंगे, शाकिर नाजी का पूरा नाम बताएंगे, यकरंग मजमून वगैरह सारे के सारे जो है यहाँ जो इससे जो है वाबस्ता थे, उनका नाम पूरा नाम आप मुझे बताएंगे। यहाँ पर नहीं बताना है बच्चे, क्लास में नहीं बताना है, वैसे तो मैं खुद भी बता सकती थी, लेकिन आप लोग घर में खुद से ढूंढेंगे तो बेहतर रहेगा। हाँ बच्चा, खुद से बच्चे ढूंढेंगे तो इनको थोड़ा सा जहन में बैठेगा, इस सारी चीजें कल को अगर एग्जाम में आया तो आसान हो जाएगा इनके लिए। जैसे हम बात करते हैं इहाम गोई से मुतल्लिक जो शुरा थे, जैसे कि खान आरजू है, खान आरजू है। इसके बाद लिख लीजिए, मुझे बताइए खान आरजू के शागिर्द कौन कौन थे। इनके जो शागिर्द थे उनका नाम मुझे बताइए, एक दो, शाबाश। जो आरजू के शागिर्द थे, अहम क्वेश्चन है ये। वेरी गुड, मीर तकी मीर इनके शागिर्द थे, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ से क्वेश्चन बनता है क्योंकि मीर तकी मीर जो है ना आरजू के शागिर्द थे, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछा ही जाता है। वेरी गुड अदनान, हिना। खान आरजू के जो शागिर्द थे उनमें से मीर तकी मीर है एक, शाबाश। ये आप लिखेंगे। इसी के साथ लिख लीजिए, मीर ने आरजू को, यानी कि अपने उस्ताद को, मीर ने आरजू को क्या कहा है? मीर ने आरजू को उस्ताद, उस्ताद व पीर व मुर्शिद, मुर्शिद बंदा कहा है। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, चलिए बताइए ये किसने बताया है? आरजू के मुतल्लिक किसने बताया है? उस्ताद व पीर व मुर्शिद बंदा कहा है, किसने कहा है? जो है आरजू के हवाले से तो आप सभी को पता होना चाहिए। इनके शागिर्द ने, मीर तकी मीर ने, मीर ने आरजू को उस्ताद व पीर व मुर्शिद बंदा कहा है। बहुत अहम है, वेरी गुड। इसके बाद लिख लीजिए, इसके बाद जो है इस तहरीक से वाबस्ता कौन था? आबरू था। आबिरू को लिख लीजिए, और कल मुझे सभी लोग इसका जो पूरा नाम है वो भी बताएंगे। आबरू लिख लीजिए, आबरू भी जो है
आरजू के क्या थे? शागिर्द थे। जो आबरू थे वो भी शागिर्द थे किसके? खान आरजू के। मुस्लिम सबूत, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। मुस्लिम सबूत कहा है, हाँ। तो खान आरजू जो है इनके और एक जो शागिर्द है वो है आबरू। आबरू इनकी और एक शागिर्द है, मीर की तरह। जैसे मीर थे उनके एक शागिर्द, उसी तरह जो है आबरू भी जो है इनके शागिर्द थे किनके? आरजू के। ये भी आप लिखेंगे। आबरू को इहाम गोइयों का आबरू को इहाम गोइयों का रहनुमा कहा जाता है। इससे पहले मैंने क्या बताया था? जो कुछ लोग हैं, क्या बताया था इससे पहले जो मैं पढ़ा रही थी? शाबाश। जो बाज लोगों का क्या ख्याल है कि शाह मुबारक आबरू जो है इहाम गोई के रहनुमा है। तो लिख लीजिए, आबरू को इहाम गोइयों का रहनुमा कहा जाता है। आबरू को इहाम गोइयों का रहनुमा कहा जाता है। इसके बाद लिख लीजिए शाकिर नाजी। शाकिर नाजी, जो शाकिर नाजी थे ये दिल्ली के रहने वाले थे और पेशे के एतबार से क्या थे? सिपाही थे। दिल्ली के रहने वाले थे और पेशे के एतबार से क्या थे? सिपाही थे। और शाकिर नाजी अपनी इहाम गोई पर फख्र करते थे। अहम शोरा है इहाम गोई की ये। आरजू भी, आबरू भी, शाकिर नाजी भी, यकरंग भी, सारे के सारे। शाकिर नाजी दिल्ली के रहने वाले थे और पेशे के एतबार से अगर हम देखेंगे तो सिपाही थे और इहाम गोई पर फख्र करते थे, नाज करते थे। क्लियर हुआ? मीर ने नाजी के बारे में लिखा है, मीर ने शाकिर नाजी के बारे में लिखा है कि इसका मिजाज ज्यादातर हजल की तरफ माइल है। इसका मिजाज ज्यादातर हजल की तरफ माइल है। किसने कहा है? मीर ने नाजी के बारे में लिखा है। तो इसके बाद यकरंग लिख लीजिए। मैंने इनका पूरा नाम यहाँ पर पेंडिंग रखा है, तभी मुझे कल इनके पूरे नाम बताएंगे, चाहे वो आरजू है हो, चाहे वो आबरू हो, शाकिर नाजी हो, यकरंग हो या मजमून हो, सारे के सारे जो है आप मुझे कल इनके नाम बताएंगे। तो यकरंग को लिख लीजिए। ये भी जो है एक मशहूर शायर है जो कि हम गोई से इनका ताल्लुक था। इसके बाद मजमून थे। मजमून थे। मजमून जो है अकबराबाद के रहने वाले थे। मजमून अकबराबाद के रहने वाले थे। मजमून जो है बाबा फरीदगंज, मजमून बाबा फरीदगंज शक्कर की औलाद में से थे। जो मजमून थे बाबा फरीदगंज शक्कर की औलाद में से थे। और मजमून इहाम गोई की बुनियाद रखने वालों में शुमार किए जाते हैं। मजमून को भी नाजी की तरह, मजमून को भी शाकिर नाजी की तरह अपनी इहाम गोई पर क्या था? फख्र था, बड़ा नाज था। और जो मजमून थे वो भी खान आरजू के शागिर्द थे। जो मजमून थे वो भी खान आरजू के क्या थे? शागिर्द थे। कितने शागिर्द अभी तक मैंने बताया खान आरजू के? 3 बताए। अभी तो मैंने बताया मीर तकी मीर खान आरजू के शागिर्द थे। आबरू भी जो है इनके शागिर्द है। और आबरू के साथ साथ जब हम बात करते हैं तो मजमून भी इनके शागिर्द है। तीनों आप लिख के रखेंगे। आबरू भी है, मीर तकी मीर भी है, मजमून भी है। ठीक है, पहले आप ये 3 लिख लीजिए, आगे हम बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी और कौन कौन जो है इनके शागिर्द थे, कल मैं पूछूंगी। तो इसके बाद लिख लीजिए मिर्जा मजहरे जाने जाना। ये क्या थे? ये इहाम गोई के खिलाफ थे। मिर्जा मजहर जाने जाना जो है इहाम गोई की क्या थी? खिलाफ थे। ये पहले शायर है जो इहाम गोई के हवाले से क्या थे? इहाम गोई के हवाले से ये खिलाफ थे इहाम गोई के।
मिर्जा मजहर जाने जाना। इसके बाद लिख लीजिए शाह हातिम। शाह हातिम को लिख लीजिए। जब हम हातिम की बात करते हैं तो हातिम भी जो है इससे क्या थे, वाबस्ता थे इल्हाम गोई से। ये भी इल्हाम गोई से वाबस्ता थे और इल्हाम गोई के खिलाफ रद्द अमल की तहरीक में भी शामिल हुए थे। जो शाह हातिम है इल्हाम गोई के खिलाफ रद्द अमल की तहरीक में शामिल हुए थे शाह हातिम। क्योंकि अभी अभी मैंने ऊपर बताया था, जब आपने लिखा इल्हाम गोई के जो शोरा है, जो कि मशहूर शोरा है, उनमें से आरजू का नाम है, आबिरू का नाम है, शाकिर नाजी का नाम है, यकरंग का नाम है और मजमून का नाम है। और जब मैंने बताया था इसके खिलाफ जो रद्द अमल का इजहार किया था वो किस किस ने किया था, मिर्जा मजहर जाने जाना ने, इनामुल्लाह खान यकीन ने, हातिम ने और सौदा ने। अब कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर मैंने क्या लिखाया, इल्हाम गोई के खिलाफ रद्द अमल की तहरीक में शामिल हुए थे कौन, शाह हातिम। और एक तो आप याद रखेंगे, यकीन का नाम याद रखेंगे, शाह हातिम का नाम याद रखेंगे, मिर्जा मजहर जाने जाना, ये सारे के सारे जो है इस तहरीक की क्या थे, खिलाफ थे। समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो फिर इसको उल्टा कर देते हैं। जो इससे वाबस्ता थे उनको मिलाते हैं, जो खिलाफ थे इसके उनके साथ मिलाते हैं। और शाह हातिम की तसनीफ का नाम लिख लीजिए, दीवाने ज्यादा। दीवाने ज्यादा। बहुत ही अहम है। क्लियर हुआ? शाबाश। यहाँ से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इल्हाम गोई के हवाले से, आपको यही पूछा जाएगा, आपको चार जुमरे दिए जाएंगे, या चार जुमरे अगर नहीं भी दिए जाएंगे तो चार नाम आपको दिए जाएंगे, आपको बताना होगा। या तो क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है, बताइए इनमें से इल्हाम गोई से कौन वाबस्ता थे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, जब वहां पर नाम दिए गए होंगे आपको पहचानना है कौन इसके खिलाफ था और कौन इससे वाबस्ता था। ठीक। तो कौन जो है, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन इसके खिलाफ था, तो आप लगाएंगे जो ऑप्शन में दिया जाएगा, या बोलेंगे कि इसके जो है इसे वाबस्ता कौन था, तो वो भी आप लिखेंगे। या जुमरों की हवाले से भी जो है इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको जुमरों में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चार जुमरे दिए जाएंगे, वहां पर बताया जाएगा इसमें चार जुमरे हैं, दो को आपको यहाँ पर, दो सही होंगे और दो क्या होंगे, गलत होंगे। आपको सही जो है चुनना होगा या गलत चुनना होगा, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आपको पता होगा इस तहरीक से कि जो है मशहूर जो इल्हाम को शोरा है वो भी आपको पता होंगे, या आपको रद्द अमल के हवाले से जो भी इसके खिलाफ थे, इल्हाम गोई के हवाले से जो भी शोरा खिलाफ थे इसके, वो भी जब आपको याद होंगे, जैसे मजहर जाने जाना है, यकीन है, हातिम की बात हम करते हैं, तो जब आपको याद होंगी सारे की सारे, या दर्द है, तो आराम से आप इस क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। लेकिन जब ज्यादातर जो पूछा जाता है वो इसका यकीन ही पूछा जाता है, और मिर्जा मजहर जाने जाना का ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन हातिम भी बहुत अहम है, हातिम भी जो है इसके खिलाफ ही थे, वो भी आप याद रखेंगे। और हातिम के साथ साथ सौदा भी इसके खिलाफ थे। और बाकी जो इससे वाबस्ता थे वो थे मजमून, यकरंग, शाकिर नाजी, आबरू और आरजू। अब आप बताएंगे आरजू के, मैंने बोला था अभी अभी, इसके शागिर्द जो है कौन कौन थे। तो मैंने बोला था मीर तकी मीर इसका शागिर्द है, मैंने बोला था आबरू इसका शागिर्द है, इसके अलावा मैंने क्या बोला था, मजमून इसका शागिर्द है, मजमून के अलावा यकरंग इसका शागिर्द है, और यकरंग के अलावा सौदा भी इसका शागिर्द था, दर्द भी इसका शागिर्द था, और मुस्तफा खान इसका शागिर्द था। सौदा, मीर, दर्द, आबरू, मजमून, यकरंग, ये सारे के सारे जो है खान आरजू के शागिर्द थे। लेकिन ज्यादातर एग्जाम में आबरू का पूछा जाता है, मीर तकी मीर का पूछा जाता है। तो ये सारे के सारे आप याद रखेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। आरजू के जो शागिर्द थे आबरू थे, दर्द थे, मीर थे, सौदा थे, मुस्तफा खान यकरंग थे और मजमून थे। क्लियर हुआ? शाबाश, क्लियर हुआ। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनते हैं कि बहुत बार मैंने पेपर में भी देखा है, इनके पूरे नाम आपको बताने होते हैं, क्योंकि एक साइड से जो है इनका नाम दिया गया जाता है, तो दूसरी साइड आपको जो है इनका पूरा नाम दिया जाता है, आपको जो है इनका नाम जोड़ना होता है। यानी कि अगर आरजू एक साइड से दिया जाएगा
तो दूसरे सेट से आपको मिलाना होगा आरज़ू का पूरा नाम क्या है। या एक साइड से आपको दिया जाएगा नाजी, तो दूसरी साइड आपको दिया जाएगा इसका पूरा नाम, आपको मिलाना होगा इसका पूरा नाम क्या है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता है यहाँ से, लेकिन आप जो है ध्यान देंगे तो आराम से जो है ईज़िली आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो बाकी ज़्यादा यहाँ से कुछ पूछा नहीं जाता है, तो ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है फूड विलियम कॉलेज में, दिल्ली कॉलेज में, या जो हमने कल पढ़ा था, क्या पढ़ा था शाबाश? सैटरडे के दिन क्या पढ़े थे हम? दारुल तर्जमा उस्मानिया के बारे में। तो यहाँ से थोड़े से आपको दो उसको बार बार रिवाइज करना होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपको फिर भूल जाते हैं, क्योंकि फोर्ट विलियम कॉलेज में भी जो प्रोफेसर मुकर्रर हुए थे कॉलेज के, तो वहाँ पे भी आपको फिर कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे याद रखने होते हैं। जो प्रिंसिपल दिल्ली कॉलेज के अंदर थे, वो भी आपको सीक्वेंस में याद रखने होते हैं, तो कंफ्यूजन फिर होता है वहाँ पे भी। तो अगर आप उनको बार बार रिपीट करेंगे तो आराम से इस क्वेश्चन को भी आप हल कर पाएंगे। जो मैंने आपको बोला था एग्जाम में क्वेश्चन बना था, दारुल तर्जमा और क्या बोला था शाबाश? मैंने आपको बोला था दारुल तर्जमा और जामिया उस्मानी के हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन बना था जून में। तो बताया गया था कि दारुल तर्जमा का कयाम कब अमल में आया, और दारुल तर्जमा के साथ साथ ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, नहीं, एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, एक था दारुल तर्जमा को कब जो है अमल में लाया गया था, और भी एक क्वेश्चन था, मुझे एक्चुअल अभी याद नहीं है। उस दिन मैंने बोला था आपको दारुल तर्जमा के हवाले से क्वेश्चन नहीं था, दारुल तर्जमा के हवाले से क्वेश्चन नहीं था। अभी मुझे याद नहीं है वो कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, क्योंकि उस दिन मैंने बोला था। नहीं बचे आखिरी किताब ये नहीं पूछी गई थी। हम्म, अभी मुझे जहन में नहीं है। हाँ बच्चे, एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि दारुल तर्जमा उस्मानिया जो है इसको कब जो है कायम किया गया था, इसको कब अमल में लाया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है ना। तो बच्चों ने क्या किया था इस क्वेश्चन का, बच्चों को लगा था जामिया उस्मानिया की बात हो रही है, तो उन्होंने 1917 के जो है बजाय इसको 1918 कर दिया था, जबकि इसका आंसर 1917 ही था। हाँ, जामिया उस्मानिया बच्चे दारुल तर्जमा के हवाले से क्वेश्चन पूछा गया था 1917, जबकि बच्चों ने इसका गलत आंसर दिया था। उनको लगा था जामिया उस्मानिया के हवाले से एग्जाम में क्वेश्चन बना है, तो उन्होंने 1918 लगाया था, क्योंकि ऑप्शन में 1918 भी था, तो उन्होंने इसी को लगाया था। तो थोड़ा सा इनको ध्यान देने की जरूरत है, बार बार इसको रिपीट करना है, तो जब तक आपके जहन में सारी चीजें बैठ जाएंगी, आपको समझ में आएगा दारुल तर्जमा कब अमल में आया था, या जामिया उस्मानिया कब अमल में आया था, तो आप जो है इसको फिर गलत नहीं करेंगे। बाकी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि दबिस्तान लखनऊ है, दबिस्तान दहली, ये दबिस्तान क्या है, दबिस्तान लखनऊ है, दबिस्तान दहली है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ईहाम जो है ईहाम गोई जो है, या इसके अलावा इस्लाही तहरीक है, या बाकी जो है इसमें आते हैं, वो आसानी से आप एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके जहन में रह जाएगा, लेकिन ये चीजें आपको बार बार पढ़नी है। जब तक जहन में नहीं बैठ जाएंगी सारी चीजें, तब तक आपको कंफ्यूजन होगा। बताइए मुझे, कल मुझे सभी के सभी बच्चे जो हैं, इनके पूरे नाम बताएंगे, चाहे वो आरजू हो, आबरू हो, यकरंग हो, मजमून हो, हातिम हो, जाने जाना हो, सारे के सारे नाम आप मुझे कल बताएंगे। क्लियर हुआ? बताइए। क्योंकि आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, ज्यादा ज्यादा पढ़ेंगे तो कल हम इस्लाही तहरीक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि हम गोई के खिलाफ जो तहरीक चलाई थी, जो तहरीक शुरू हुई थी, वो थी इस्लाही तहरीक। तो इसीलिए मैंने पहले जो है यहाँ पर आपको हम गोई के बारे में ही पढ़ाया। तो कल हम इंशाल्लाह इस्लाही जुबान के बारे में पढ़ेंगे, जो ये तहरीक है इसको हम कल पढ़ेंगे। क्योंकि इहाम गोई के खिलाफ जो है जो तहरीक शुरू हुई थी, वो यही थी, इस्लाही जुबान की जो तहरीक है यही थी वो। और इसके जो अहम माने जाते हैं इस्लाही जुबान के हवाले से, जो सबसे बड़ा अहम है, वो नाम है नासिक। ये बहुत अहम है। हम बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं बच्चे, यूनिवर्सिटी जो है, यूनिवर्सिटी का दर्जा इसको 1920 में मिला था, यूनिवर्सिटी का दर्जा। क्योंकि सर सईद ने बहुत जो है इसके लिए मेहनत करी थी कि इसको जो है वो यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाना चाहते थे, लेकिन उनकी जिंदगी में पॉसिबल नहीं हुआ। तो फिर उसके बाद जो है जो नवाब मोहसिन मुल्क ने इसके लिए बहुत जो है मशक्कत की, मेहनत की,
لیکن وہ بھی جو ہے صرف اپنی زندگی میں وہ 8 لاکھ روپے جمع کر پائے تھے، جبکہ وہ پاسبل تب تھا نہیں۔ 20 لاکھ اس کے لیے جو ہے، اس کے لیے جو ہے جب 20 لاکھ ہوتے جو ہے، تو تب اس کا جو گورنمنٹ تھی وہ اجازت دیتی تھی، لیکن معاشر ملک نے اچھے ان کی زندگی میں 8 لاکھ ہی جمع ہوئے تھے، تو اس کے بعد پھر آغا خان نے اس کو جو ہے اس کے لیے محنت کری تھی، تو انہوں نے 20 لاکھ پھر روپے جمع کیے تھے، تو پھر اس کو 1920 میں علی گڑھ مسلم جو کالج ہے اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا تھا، حکومت سے منظوری ملی تھی 1920 میں۔ ہاں صحیح ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کنفیوژن ہے؟ ہاں بچے، عدنان بتائیے۔ خوش خبری ہے؟ بتائیے پھر، دیر کیسی؟ شباش، ماشاء اللہ، تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو بچے۔ کل انٹرویو کال آئی تھی، تو انٹرویو آپ کا کب ہے؟ ماشاء اللہ، بہت بڑھیا عدنان۔ انٹرویو کب ہے آپ کا بچے؟ ابھی 10 دسمبر تک ڈاکیومنٹ جمع کرنا ہے۔ ویری گڈ بچے، تو آپ کام کیجیے، ڈاکیومنٹ کو اچھے سے جمع کیجیے، ریڈی کیجیے، جو بھی ڈاکیومنٹ اس کے لیے آپ کو لگے گا تو کام کریے، ان دنوں تیار کریے، ٹھیک ہے؟ ریڈی رہیے اپنے ڈاکیومنٹس، تو ضرور سے جائیے، ڈاکیومنٹ سبمٹ کروائیے، اس کے بعد انٹرویو بھی دیجیے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا۔ یہاں تو جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا کی ہے، تو اس کے بعد بھی آپ کو کامیابی عطا یا اللہ تعالیٰ آپ کو کریں گے، محنت کرتے رہیے۔ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے یہ، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقی دے، سبھی بچوں کو۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا بچے، کیونکہ جو انسان محنت کرتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے اپنی زندگی میں آگے بڑھتا ہے، کیونکہ جو لوپ ہولز ہے، جو انسان جو ہے کبھی کبھی گرتا بھی ہے، تو اچھی بات ہی ہوتی ہے زندگی میں۔ اگر کوئی بچہ کبھی بار بار گرتا ہے تو اس کو جو ہے نراش نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا بچہ جو ہے نراش ہوگا تو اتنا ہی وہ اپنی جو ہے اتنا ہی وہ کام کرے گا اس چیز کے اوپر، تو ڈیفینیٹلی ایک دن وہ ضرور جو ہے کامیابی حاصل کرے گا، لیکن ہمت نہیں ہارنی ہے۔ جو ہمت ہار گیا وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے زندگی میں۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بہت بار، ایسے تو بہت ایفیشینٹ تھے پڑھائی لکھائی میں، تو بہت بار ان کو جب جو ہے قسمت ساتھ نہیں دیتی ہے، تو پھر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پھر چھوڑتے ہیں، نہیں کریں گے، ہماری قسمت میں نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اچھے انسانوں کو ہی زیادہ آزماتا ہے، تو جو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھتے ہیں تو وہ ضرور جو ہے اور محنت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اچھی جگہ جو ہے رکھی ہوتی ہے، بس نا امید نہیں ہونا ہے، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ میں سبھی بچوں سے جو ہے یہ بات کہنا چاہتی ہوں، ابھی بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، محنت کیجیے، جو آج ہوگا وہ کل نہیں ہوگا، آج آپ کے پاس موقع ہے، شاید کل یہ موقع آپ کے پاس نہ ہو، خاص کر میں لڑکیوں کو بتاتی ہوں۔ محنت کرنی ہوتی ہے، پہلے ہی کوئی انسان نہیں بنا ہوا ہوتا ہے کہ جو ہے جب کوئی بچہ جو ہے جنم لیتا ہے تو تب سے کوئی بچہ سیکھ کے نہیں آیا ہوا ہوتا ہے، تو دھیرے دھیرے وہ سیکھتا ہے، مرتے دم تک انسان سیکھتا ہے، بس انسان میں ہمت ہونی چاہیے، پڑھائی لکھائی میں نہ کوئی عمر ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی شرم ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ ترقی دے، آمین۔ اور یہاں تک کلیئر ہوا سبھی کو؟ تو چلیے کل آپ مجھے سبھی ان کے پورے نام بتائیں گے ایک ایک کر کے، اور کل ہم اصلاحی تحریک کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلیے پھر آج کا کلاس ہم یہیں تک رکھتے ہیں، ملتے ہیں کل کی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔